हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट्स। क्योंकि हमने जब सीरीज सर्किट्स की बात की थी तो मेरे पास कुछ ऐसे सीरीज सर्किट था, मान लो L है, ये आपके पास C है और ये R है। अगर मैंने इसके अक्रॉस एक सोर्स ऑफ EMF लगाया हुआ है, देन मेरे पास इंपीडेंस ऑफ सर्किट ये आ गया था R² प्लस 1/C ओमेगा माइनस L ओमेगा होल स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपका कौन सा कैपेसिटेंस मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेटिंग सर्किट से आपके आर्टिकल को सॉल्व किया था, तो मैंने वही यहां लिख दिया है। अब ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर अगर ये इंडक्टेंस डोमिनेटिंग होता तो ये L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा बन जाएगा। हार्डली मैटर, क्योंकि माइनस साइन आ जाएगी, स्क्वायर करके वो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, अब ये जो मान लो ये आपकी EMF थी कुछ E0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आपने अप्लाई की थी, और कुछ करंट यहां से फ्लो किया था, दैट इज I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। हाँ जी, कौन सा है ये, कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग लिया मैंने, तो करंट कहां होगा, फिर आगे होगा। अगर मैं इंडक्टेंस डोमिनेट लेता तो करंट मेरा कहां चला जाता, पीछे चला जाता। क्योंकि ये पढ़कर आया हूं मैं कि दिस इज माई R और इधर कोई आपके पास VR है एट एनी इंस्टेंट। ठीक है बच्चा, ये आपके पास क्या था 1/C ओमेगा और ये आपके पास क्या था L ओमेगा। अगर इंडक्टेंस है तो करंट पीछे चला जाएगा, अगर कैपेसिटेंस डोमिनेटिंग है तो करंट आपका आगे चला जाएगा। अब यहां जो चीजें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी समझने वाली हैं वो क्या है। अब ये जो ओमेगा है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर ऑल्टरनेटिंग EMF, ये वाली फ्रीक्वेंसी है। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो L ओमेगा लो होगा और ये फैक्टर क्या हो जाएगा, आपके पास हाई हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये फैक्टर हाई होगा, ये फैक्टर लो हो जाएगा। इट मींस इन बिटवीन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहां पर दोनों बराबर होते हैं। ये इट मींस इन बिटवीन एक फ्रीक्वेंसी है जहां पर दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा याद तो मैंने ग्राफ भी प्लॉट किया था। अगर मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वर्सेस, पहले उसकी बात करते हैं, XL की बात करते हैं। XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, चेक कर लो। XC इज 1/C ओमेगा। ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। मींस ये एक फ्रीक्वेंसी ऐसी है जहां पर दोनों कट कर रहे हैं, जिसको कहा क्या था आपने, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आज आप इसको। जेड की बात नहीं कर रहा मैं। अब जेड तो आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी कहीं भी हो सकता है। सॉरी, आर की बात नहीं कर रहा मैं। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा जी, ये XC हो गया। चलो आर को भी प्लॉट कर देते हैं, दिस इज योर R। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर XL और XC बराबर हो गए हैं। वो जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये फैक्टर 0 हो गया। अब जब ये फैक्टर 0 हो गया तो इंपीडेंस सर्किट का क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और जब Z मिनिमम हो, मींस इंपीडेंस मिनिमम हो, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऐसी सी बातें कुछ मैं 11th में पढ़कर आया हूं। व्हाट इज रेजोनेंस, वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, उससे ही मैंने इसको मैच कराया। तो व्हाट इज, सो एट रेजोनेंस मान लो वो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा R लगा दिया साथ में मैंने। वैसे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और जर्नल फ्रीक्वेंसी अगर आप इन टर्म्स ऑफ न्यू लिख रहे हो तो 2π न्यू है, लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको मैंने न्यू R लिखा है। अगर आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करनी है तो आप ओमेगा R लिख सकते हो। तो क्या होगा भाई, L ओमेगा R बराबर है 1/C ओमेगा R हो जाएगा, और ओमेगा R इज इक्वल टू 1/LC अंडर द रूट हो जाएगा, और न्यू R इज इक्वल टू 1/2π LC अंडर द रूट हो जाएगा। पहली बात, दिस इज वन थिंग, कि जहां पर भी आपके पास रेजोनेंस आएगा वो फ्रीक्वेंसी ये वाली होगी। मींस वो L और C पे डिपेंडेंट होंगी, वो L और C पे। अगर L को चेंज करोगे तब भी न्यू R चेंज हो जाएगा, अगर C को चेंज करोगे तब भी न्यू R चेंज हो जाएगा। अगर दोनों को चेंज कर रहे हो सो दैट द, लेकिन प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट है तो फिर वो चेंज नहीं होगा। वो तो जस्ट मैथमेटिक्स है सारा ये। अब मैंने क्या किया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, अब आराम से सुनो फिर मेरी बात को। मैंने क्या कहा, ये सर्किट है, कुछ फ्रीक्वेंसी है तो कुछ I0 आ रहा है, पीक वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो I0 चेंज होगा। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो I0 चेंज होगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं
कि जब मेरे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय पीक वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं आज आपका एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूं पीक वैल्यू के लिए, वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा भाई। ये एक फ्रीक्वेंसी है जिसको मैंने बोल दिया न्यू आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहां पर जो पीक वैल्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चा जी, मैक्सिमम आ जाएगी यहां पर। इट मींस दिस इज आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दिस इज आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्यों? ये जेड चेंज हो रहा है विद फ्रीक्वेंसी। तो जब जेड चेंज होगा, मैंने ईएमएफ को, इसको वोल्टेज अप्लाइड को चेंज नहीं किया, तो व्हाट इज माय पीक करंट, क्या होता है बच्चा जी, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय जेड। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं तो ये तो मेरा फिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग करंट क्या हो रहा है, चेंज। तो मैंने आज आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी के ग्राफ प्लॉट कर लिया, वो इस शेप का आया। क्यों? अभी मैंने आपको कहा है जब फ्रीक्वेंसी लो होगी तब ये फैक्टर बड़ा होगा, सॉरी ये फैक्टर छोटा होगा और ये फैक्टर बड़ा होगा। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तब ये फैक्टर बड़ा होगा, ये फैक्टर छोटा होगा। इन बिटवीन एक फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी इन बिटवीन है, इसके दोनों तरफ इंपेडेंस की वैल्यू बड़ी है, दोनों तरफ आई नोट की वैल्यू क्या है, छोटा है। ये इसकी वेरिएशन है। मैंने क्या कहा आपको कि ये मेरा इंपेडेंस है, ये मेरा आज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। देखो उस सर्किट के और अंदर घुस गया मैं कि मैंने कहा ये मेरा पीक करंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, जेड पे डिपेंडेंट करता है। मैंने कहा आपको सर्किट दिया, आपने कहा भी ये मेरा सर्किट का जेड ये है और फ्रीक्वेंसी सपोज पीछे से 20 आ रही है, ये जेड है। हमने कहा 22 पे बताना, 22 पे आई नोट कुछ और हो गया, 50 पे कुछ और हो गया। इट मींस आज फ्रीक्वेंसी वर्सेस आई नोट भी चेंज हो रहा है। तो ये जो है आई नोट की मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज आई नोट मैक्सिमम, दिस इज योर आई नोट मैक्सिमम। अब ये कर्व बन गया, एक बकायदा प्रॉपर एक शेप है, इसकी यूनिफॉर्म शेप है, कॉन्टिन्यूस दोनों तरफ यूनिफॉर्म है। ये वो कहता है वट, अब इसकी एक जो ये कर्व बनाया है इसकी एक बैंड विड्थ होती है। अब मुझे एक नया वर्ड ऐड करना है, बैंड विड्थ, जो फिर मेरी आगे आके यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। देखो हर सर्किट का एक यूज है, हमने क्यों बनाया सर्किट, आगे यूज करना है। तो मुझे आज एक वर्ड लगाना है बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट। मुझे किसकी बात करनी है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं। अभी लो जी, मैंने क्या कहा कि मैंने एक सर्किट बनाया, उसको कहीं तो यूज करूंगा ना मैं, तो अब मैं बात कर रहा हूं बैंड विड्थ ऑफ रेजोनेंस सर्किट। वो कहता है बैंड विड्थ क्या होती है, कहता है ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ऑन आइदर साइड जहां पर भी जाके, चलो मैंने इसको आधा कर लिया, ये आधा हो गया, ये रफली 0.75 हो गया, रफली बात कर रहा हूं मैं। तो कहता है जहां पर जाके आपका करंट, ये जो वैल्यू है कितनी है, ये आई नॉट मैक्सिमम बाय √2 हो जाएगा। जहां पर ये करंट आई नॉट मैक्सिमम बाय √2 है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करो। ये जो दो पॉइंट्स हैं इनके बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये 𝜇1 इस साइड पे और 𝜇2 इस साइड पे, इस गैप को बैंड विड्थ बोलते हैं। दिस इज नोन एज द बैंड विड्थ, दिस इज नोन एज द बैंड विड्थ। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या कहा, जहां पर आपके पास, पहली बात तो मैंने पीक करंट फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। मैंने पहले बात करता था मैं कि भी सर्किट का एक पीक करंट होगा, एक आरएमएस करंट होगा। वो कब था, जब एक फिक्स्ड सोर्स लगाया हुआ था मैंने। अब सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं, उससे मेरा पीक करंट भी चेंज हो रहा है। तो दिस इज माय ग्राफ ऑफ पीक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक करंट है, कहां पर, एट रेजोनेंस। अब वो कह रहे हैं ग्राफ आपका सिमेट्रिकल ऑन आइदर साइड, कहता है वो पॉइंट जहां पर आपका पीक करंट आई नॉट या 0.707 और 1/√2 रिड्यूस हो गया है, उस पॉइंट पे आप कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ करो। मींस गैप ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वेयर करंट फॉल्स टू 1/√2 ऑफ इट्स पीक वैल्यू, दैट इज नोन एज द बैंडविड्थ। ये जो गैप है दैट इज बैंडविड्थ। तो व्हाट इज बैंडविड्थ, दैट इज डेल्टा न्यू से डिनोट करते हैं बच्चा इसको, इज इक्वल टू 𝜇2 माइनस 𝜇1। कोई डाउट हो बच्चा जी, दैट इज 𝜇2 माइनस, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। अब इसका एक और नाम भी है, इसका एक और नाम भी है हाफ पावर पॉइंट। इन पॉइंट्स का नाम एक और भी है हाफ पावर पॉइंट।
क्यों नाम दिया मैंने ये? भाई ये टॉप वैल्यू है, पीक वैल्यू है, यहां पर कुछ सर्किट की पावर होगी। व्हाट इज पावर? तो इसको मैं मान लेता हूं, चलो इस पॉइंट को क्या माने, इसको 1 मान लो, चलो इसको 2 मान लो, ये तो पीक पॉइंट है। एट पीक पॉइंट पावर कितनी होगी भाई, कॉमा पावर इज, उसको P से डिनोट कर देता हूं मैं। क्या पढ़कर आए हैं हम जी? पावर क्या पढ़कर आए? IRMS स्क्वायर R पढ़कर आए हैं। ये इन जर्नल IRMS स्क्वायर R पढ़कर आए, इन जर्नल पावर की। तो यहां कितनी आई नॉट है, तो आई नॉट बाई √2 क्या हो जाएगा बच्चा जी? आपका RMS करंट हो जाएगा। देख लो, सॉरी ये इसको ऐसे लिखता हूं, दैट विल बी मोर बेटर। दैट इज आई नॉट बाई, लेकिन ये कौन सा, ये आई नॉट मैक्सिमम वाला है, ध्यान रखना। ये बन गया आपका RMS वैल्यू बन गई, इंटू आर, सॉल्व करके आ गया आई नॉट मैक्सिमम स्क्वायर बाय 2 इंटू आर। कोई डाउट हो बच्चा जी? चेक कर लो, क्योंकि कौन सा ये करंट वैल्यू आई नॉट मैक्सिमम है एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट 1 P1 इज इक्वल टू, अब करंट ये है आई नॉट मैक्सिमम बाय √2, तो करंट की वैल्यू है उसका स्क्वायर बाय √2 इंटू आर, यही बनेगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा आई नॉट मैक्सिमम स्क्वायर बाय 4 इंटू आर। ऐसे ही P2 में भी सेम आ जाएगा, चेक कर लो बच्चा जी, आई नॉट मैक्सिमम स्क्वायर बाय 4 इंटू, क्योंकि वैल्यू तो सेम है करंट की ऑन आइदर साइड। इन दोनों को चेक कर लो, P और P1 में चेक करो, P1 बराबर P2 बराबर है हाफ ऑफ P आ रही है, क्योंकि यहां 1/2 है, यहां 1/4 है। तो मेरे पास क्या आ गया, P1 बराबर P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ P आ गया। इसलिए इन पॉइंट्स को हाफ पावर पॉइंट भी बोलते हैं। द गैप ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वेयर पावर इज हाफ इज नोन एज बैंडविड्थ, इज नोन एज बैंडविड्थ। अब मैंने तो ये कर्व बना दिया आपका, ये कर्व बना दिया मैंने आपका। अब एक और टीचर या एक और बच्चा या एक बुक में कर्व ऐसा बना हुआ है, थोड़ा सा शार्प बना हुआ है। अब आप सोचोगे कर्व ये ठीक है या कर्व ये वाला ठीक है। अब मुझे इस कर्व की क्वालिटी की बातें करनी है, इस कर्व की क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी ये बेटर है या क्वालिटी ये बेटर है। मैंने क्या कहा, पहले मैंने रेजोनेंस की बात की, रेजोनेंस कहां होगा, रेजोनेंस यहां होगा। एक दफा रेजोनेंस आ गया, उस रेजोनेंस पे मैंने मेरे को करंट कैसा मिलेगा उसको प्लॉट कर लिया, उसको प्लॉट कर लिया, मैंने यहां से बैंडविड्थ निकाल दी। अब मैंने कहा मैंने तो ऐसे प्लॉट किया, बड़ा अच्छा लग रहा देखने में, किसी और बुक में ऐसे प्लॉट किया हुआ है, आपको कि ये ऐसे कैसे बन गया, ये तो ऐसे बनना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड बनना चाहिए था। अब वो ब्रॉड बनेगा या थिन बनेगा वो डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ सर्किट के ऊपर। तो मुझे क्वालिटी ऑफ सर्किट की बात करनी है, मींस क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट की बात करनी है, क्वालिटी फैक्टर की बात करनी है। यही सर्किट है, इसको यहां से रब कर देते हैं। अब यहीं पर क्वालिटी फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो बैंडविड्थ में लिख लेता हूं साइड पे। लो जी, अब हम इस सर्किट की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, वो क्या कहता है, क्यू फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L और C दोनों से कोई भी ले लो, डिवाइडेड बाय वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R। राइट बच्चा जी। अब क्यू ऊपर से क्या आ जाएगा, आई नॉट XL और आई, या तो ये आ जाएगा और या फिर आई नॉट XC बाई आई नॉट R आ जाएगा, यही होगा। तो क्या बन गया भाई, ये L ओमेगा बाई R बन गया और 1 बाय नीचे आ जाएगा सारा कुछ, 1 बाय C ओमेगा R बन गया। एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो मेरा सर्किट रेजोनेंस पे क्या होगा, मैंने पढ़ लिया रेजोनेंस पे ओमेगा कितना होता है, 1 बाय L से ओमेगा R लिखूंगा, फिर मैं एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू L ओमेगा R बाय R और 1 बाय C ओमेगा R इंटू R। व्हाट इज ओमेगा R, चेक करो, 1 बाय LC रूट। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 बाय R, 1 बाय LC, L नीचे जा रहा है, यहां से चेक करो, 1 बाय R
ऊपर चला जाएगा LC। तो ये दोनों केस में सेम आ रहा, मैंने कहा था आइदर दिस और दिस। तो आपका जो क्वालिटी फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंडेंट आ रहा है। L और C पे तो डिपेंड करता है ये जो शार्पनेस है कर्व की, क्योंकि मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि रेजोनेंस पे जाके ये वैल्यू तो फिक्स होगी रेजोनेंस पे जाके, क्योंकि L और C का प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में R पे भी डिपेंडेंट है, वो R पे भी डिपेंडेंट है। अब R अगर क्या होगा, बढ़ जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, चेक करो, नीचे 1 बना रहा है, कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो आपका क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्वालिटी फैक्टर बढ़ने से और कम होने से मतलब क्या, उसको प्लॉट करता हूं फिर बात करते हैं। लो जी, ये मैंने डिफरेंट प्लॉट किया, सबकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेम है, अभी ध्यान रखना न्यू आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है बच्चा जी, सबकी सेम है। ये आर जो है मिनिमम है, इसको कर लो चलो 10 ओम्स, या ये आर है, ये 2R पे है, ये 4R पे है, कहीं भी कर लो, आर बढ़ रहा है। अगर आर बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप चेक कर लो, यहां पर तो अगर मुझे I0/√2 निकालना है, वो रफली यहां आएगा, कहीं ये आएगा I0/√। अगर यहां निकालना है तो ये यहां आएगा। अगर यहां निकालना है तो जो पीक करंट है उसके हिसाब से वेरिएशन क्या आ रही है, उसके अंदर बढ़ती चली जा रही है, जो बैंड विड्थ है वो बढ़ती चली जा रही है। थोड़ा सा उससे प्रॉपर प्लॉट नहीं हो, अभी प्रॉपर प्लॉट कर देता हूं मैं आपको, ए रुको, इसको प्रॉपर प्लॉट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा प्रॉपर। दिस इज एक पहला प्लॉट किया मैंने, ये सेकंड प्लॉट कर दिया मैंने, और ऊपर गए, लाइक दिस। ठीक है बेटा जी, कि जो आपकी जो बैंड विड्थ है वो बढ़ती चली जा रही है। अब बैंड विड्थ बढ़ने से क्या होगा, बैंड विड्थ बढ़ने से क्या होगा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, पहले मोबाइल्स आए थे, आपका एयरटेल के नंबर थे मोस्टली 9896 समथिंग वाले नंबर थे, कुछ याद होगा आपको, और जो BSNL के नंबर आए थे वो 94160, और फिर ये वाले नंबर थे BSNL के। फिर वोडाफोन आया, उनके नंबर थे 98122। ये क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, और कुछ नहीं है। अगर यहां पर 1 है तो एक फ्रीक्वेंसी है, 2 है तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, एंड सो ऑन। लेकिन वो जो एक आपका टावर लगा हुआ है, लेकिन वो दूसरे टावर से मिंगल अप ना हो, तो उनकी बैंड के अंदर फ्रीक्वेंसी में गैप है। कैसे, अब वो गैप कैसे है, वो देखो, वो गैप कैसे है, क्या होता है बच्चा। अब मैं एक रेजोनेंस कर्व इसकी बात कर लेते हैं। अब एक फ्रीक्वेंसी ये है और एक फ्रीक्वेंसी ये है, यहां पावर, अब अगर फ्रीक्वेंसी और कम करोगे तो ये जो इनकी पावर है और कम हो जाएगी। वो आपको यू कैन से, या जब हम किसी चीज की ट्यूनिंग करते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर किसी घर में रेडियो किसी ने देखा हो, तो हम रेडियो की नॉब घुमा के ट्यूनिंग किया करते थे, वहां पर हम L को या C को चेंज किया करते थे। उसको चेंज करने, जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जब कोई मेरे पास, अब वहां से डिफरेंट स्टेशन आ रहे हैं, सब जैसे आप क्या करते हो, कार में जा रहे हो, आपने वो रेडियो लगाया हुआ है, तो आता है वो चैनल A है, चैनल B है, कोई भी चैनल नाम है, जैसे वो मिर्ची वगैरह नाम है चैनल्स के, वो डिफरेंट नेम्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज है बगाते, एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उनके, ये बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, ये बैंड ऑफ, ये सब आपका जो वो आपका रेडियो है, सब उसको पहुंच रहे हैं। तो आप L और C करके क्या करो, इस बैंड के अंदर पहुंच रहे हो। तो जब आप इस बैंड में पहुंच जाओगे, जब आप इस बैंड, ये मैक्सिमम वैल्यू है उसकी बैंड की, अब जो नेक्स्ट बैंड होगा वो इसके बाद होगा, ताकि इस रेंज से बाहर होगा, वो इस रेंज से बाहर होगा, कभी भी इस रेंज के अंदर नेक्स्ट स्टेशन नहीं होगा, इस रेंज। तो रेंज बताई थी मैंने अभी आपको 9896
फिर वो उसका जीरोस, तो इस रेंज से बाहर होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो इस रेंज के अंदर आ गया फिर दोनों मिंगल अप हो जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, कुछ दो आवाजें मिंगल मींस कुछ एक स्टेशन पे कुछ सपोज गाने आ रहे हैं, दूसरे स्टेशन में न्यूज आ रही है, तो आपको मिक्स सर सुनेगा। दैट विल बी ए नॉइज, दैट वॉन्ट बी यू कैन से प्रॉपर सॉन्ग और प्रॉपर यू कैन से न्यूज, नॉइज बन जाएगी। तो इसलिए ये जो बैंडविड्थ है, इसके अंदर अंदर वो जो पर्टिकुलर ये बैंड है वो आपका क्या करेगा, ये जो आपका सेट है उसको रिसीव कर लेगा और उसके बाद वाली को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हम लोग इन रेजोनेंस सर्किट को पढ़ते हैं। इसलिए अब मेरे को एक प्रॉपर शार्पनेस चाहिए, वो डिपेंड करती है एक चीज के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो अगर मुझे अपने बैंड की विड्थ बढ़ानी है, अब कई दफा क्या होता है, पहले एक सीरीज आई एयरटेल की 989600 वाली, ये सीरीज आई, फिर उसने क्या किया 98, हाँ जी क्या किया 97 से भी शुरू कर दिया, अपनी बैंड को बढ़ा लिया। और क्या किया उन्होंने? ये कब बढ़ा पाओगे? जब जो नेक्स्ट चैनल वाला है उसका गैप आपसे, क्योंकि देखो ना नेक्स्ट चैनल सपोज यहां उसका भी ऐसे ही बैंड बनेगा, नेक्स्ट ही बनेगा। तो अगर आपके ने अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, उसके बैंड में पहुंच गए, तो दोनों में मिंगलिंग हो जाएगी, दोनों में इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो इसलिए जो क्वालिटी फैक्टर है वो आपके बैंड को डिसाइड करता है। मींस अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्वालिटी तो थोड़ी सी क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी में तो फर्क पड़ेगा। अब आपने ये कह दिया है कि भी मेरा जो क्वालिटी है वो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। आपने एक रेजोनेंस कर्व बनाया पहले, फिर आपने कहा कि जो रेजोनेंस कर्व है इसकी बकायदा एक बैंड विड्थ है, और वो बैंड विड्थ आपका क्वालिटी फैक्टर से मैंने कहा आर डिपेंडेंट है। वो मैंने क्यों कहा आपको, क्योंकि मैंने कहा जब मेरे पास कम्युनिकेशन चैनल है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर है, सबकी एक पीक वैल्यू है। अगर इन दोनों की पीक वैल्यू मिक्स, अगर ये इस रेंज के अंदर आ गई, इसकी जो पीक वैल्यू या इसका जो हाफ है अगर इसकी रेंज में आ गया, तो दोनों में क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। उसको ना करने के लिए मैं इनको अलग अलग फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता हूं। तो जैसे मैंने कहा आपका एक रेडियो स्टेशन है, डिफरेंट स्टेशन से आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको जिस पर्टिकुलर स्टेशन को सुनना है आप यहां से ट्यूनिंग कर सकते हो। तो जब आपकी वैल्यू यहां पे आरएलसी की वैल्यू इसके अंदर लाई करेगी तो आप ये स्टेशन सुन सकते हो, इसमें लाई करेगी तो ये स्टेशन, इसमें लाई तो ये स्टेशन सुन सकते हो। इसका मतलब डिफरेंट स्टेशन के बाद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो मैंने सबके मैक्सिमा कर्व बना लिए, एक ये। तो जो इसके अंदर है ये मुझे सुनाई देगा, इसके बाहर वाला सुनाई नहीं देगा। अगर इसका ये इसके अंदर ही लाई कर गया, मीन थोड़ा इधर को आ गया कर्व ये, तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसीज को अप्रोच कर गई तो मेरे को क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम प्रॉपर बैंडविड्थ प्रोवाइड करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पहले एयरटेल के नंबर ये थे जब स्टार्टिंग में आए थे, आपके बीएसएनएल के नंबर ये थे 9416, दोनों में कितना गैप है फ्रीक्वेंसीज के अंदर। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसीज हैं ये। अब क्या हुआ आपके पास, मैंने कहा फिर वोडाफोन आया, उसने नए नंबर दिए, आपका डोकोमो आया, उसने नए नंबर दिए, एंड सो ऑन। तो सबने प्रॉपर एक बैंडविड्थ ली। जब इनको अपनी बैंडविड्थ इंक्रीज करनी थी, गैप इतना ज्यादा रखा हुआ है कि दे कैन इंक्रीज देयर विड्थ, बैंड गैप बहुत ज्यादा रखा हुआ है क्योंकि मैंने इन फ्रीक्वेंसीज का। अब यहां से क्वेश्चन ये राइज हो गया कि जो मेरी बैंडविड्थ है वो रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है। इसका मतलब अब बैंडविड्थ को मुझे क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ जो सर्किट पैरामीटर है उसमें निकालना है। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि जहां पर पावर आधी हो जाएगी उस सर्किट की फॉर्म में निकालना है मुझे। ठीक है बेटा, उसको करते हैं। लो इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी फिर यही सर्किट मुझे फिर चाहिए क्योंकि इसी को मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं। इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब इसको भी रब कर लेते हैं ताकि स्पेस चाहिए होगा मुझे, और इसका बीच में जो एक्स्ट्रा प्लॉट किए थे उसको रब कर लेते हैं। At any instant, what is peak value? I naught is equal to epsilon naught r square plus 1 by c omega minus l omega square. ये मेरे को पढ़कर आया हूं भाई मैं, दिस इज माई हाउ टू कैलकुलेट पीक करंट। लेकिन अगर मैं यहां पहुंच गया हूं तो व्हाट इज आई नॉट मैक्सिमम, क्या होगा इसी ऊपर वाली इक्वेशन से, क्योंकि बराबर हो जाएंगे यहां पर। अगर मैंने इस पॉइंट की बात करनी है, यहां पर आना मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई नॉट मैक्सिमम बाय √2 इधर कर सकता हूं एप्सिलॉन बाय, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यही वैल्यू यहां से निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहां तो कुछ फ्रीक्वेंसी है ना, तो क्या आ जाएगी भाई, ये
यहां से निकालना चाहता हूं, तो आई नॉट मैक्सिमम बाई √2 इज इक्वल टू अब साइलन नॉट अपॉन आर स्केयर प्लस 1/c ओमेगा माइनस 1 माइनस एल ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट। चेक कर लो भाई, ये एट एनी इंस्टेंट है, ये तो हर जगह निकलेगी, यहां भी निकलेगी, यहां भी हर फ्रीक्वेंसी में निकलेगी। ये तो मैंने पहले बताया कि पीक वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अब इस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहा हूं मैं, तो यही पीक वैल्यू होगी। लेकिन मैंने कहा इसकी वैल्यू अब ये है मेरे पास, तो ये इसको यहां लगा दिया, इसको यहां लगाया तो वैल्यू, क्योंकि वो कट गई थी बीच में से, जेड कट गया तो ये आ गई। इसी को मॉडिफाई किया इसके अंदर तो ये आ गई। इट मींस ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये मेरी एट एनी इंस्टेंट मींस एट एनी फ्रीक्वेंसी पीक वैल्यू। ये कहां है? रेजोनेंस पे मेरी मैक्सिमम करंट। पहले इसको मॉडिफाई कर लिया इसके हिसाब से, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इसके हिसाब से बात करते हैं। तो एट एनी फ्रीक्वेंसी ये वैल्यू ऑफ करंट है, ये होगा। इट मींस ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहां से क्या आ गया भाई? तो क्या बन गया ये? एप्सिलॉन नॉट बाई √2 इंटू आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, अब साइलेंट कट गया ऊपर से बेटा, तो सीधा इसको स्क्वायर भी कर दो साथ साथ। 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा होल स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर है 1/c ओमेगा माइनस दिस और 1/c ओमेगा प्लस माइनस आर। चेक कर लो बच्चे, एलसीएम ले लो भाई। 1 माइनस एल सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आर सी ओमेगा। ठीक है, उठा के उधर रह जाओ सारे को। एल सी ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस आर सी ओमेगा, ठीक है जी, -1 बराबर है 0। देख लो ओमेगा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गया, तो क्या होता है? -b प्लस माइनस, यही फॉर्मूला है बेटा, -b। तो व्हाट इज ओमेगा? -b क्या ये रहा, तो ये प्लस माइनस आर सी। फिर क्या होता है? b स्क्वायर होता है बेटा, तो ये -b है, फिर b स्क्वायर होता है, तो बन जाएगा ये आर की स्क्वायर, माइनस का प्लस बन जाएगा 4। ठीक है जी, AC 4LC आ जाएगा बाई 2A, 4AC बाई 2A, तो नीचे 2LC आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो बेटा जी, कोई डाउट हो? अब आराम से बात करते हैं। इसको रब कर ले, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसको रब कर लेते हैं, या इसको रब कर लेते हैं पहले। अभी देखते हैं, शायद वो चाहिए हो मेरे को, लिख दूंगा अभी मैं इसको, लिख देता हूं पहले, शायद वो चाहिए हो। तो यहां से क्या था? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू दिस आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा माइनस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है जी, और वो तो नेक्स्ट यही आया हुआ। ठीक है, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू, अगर मैं ये माइनस करूंगा, चलो पहले सॉल्व कर लेता हूं इसको, तो ये आ जाएगा r/12 प्लस माइनस r/12। ठीक है जी, जब इसके अंदर जाएगा ये LC, तो ये 4L स्क्वायर C से कट जाएगा, तो ये r/12 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, और ये बन जाएगा प्लस 1 ये 4L स्क्वायर C जाएगा, तो 1/LC बन जाएगा। ठीक हो गया, चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो? अब ये जो फैक्टर अंदर वाला दिस प्लस समथिंग है, इसका स्क्वायर प्लस समथिंग, इट मींस -n तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो प्लस चलेगा सिर्फ। तो एक ω1 कर लो, -r/12 प्लस r/12 का स्क्वायर प्लस 1/LC अंडर द रूट, और एक ω2 -n के साथ कर लो, प्लस r/12 सॉरी प्लस यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, फिर r/12 प्लस 1/LC, ये स्क्वायर कर लो और इसको ऐसे कर लो। ठीक है बच्चे जी, अब थोड़ा सा, अब ग्राफ को थोड़ा थोड़ा करके रब करता रहूँगा, जो जो नहीं चाहिए मेरे को। लो जी, ये खत्म होगी बात। ठीक है जी, ये भी रब कर लिया मैंने। अब मैंने यहाँ से क्या किया, पहले निकाला ω1 ω2,
तो a इंटू बी करूंगा तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 1/LC आ जाएगा। और अब आप क्या कर लो, दिस माइनस दिस, ω2 माइनस ω1 निकाल लो। चेक कर लो भी क्या आ जाएगा, ये R/L आ जाएगा। चेक कर लो सारा यहीं से। अब ω0 बाय ω2 माइनस ω1 निकालना। व्हाट इज ω0? ω/R लिख रहा हूं मैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/LC रूट, यही होती है। और ये कितना है आपका, R/L आ रहा है, मीन्स L/R बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/R इंटू L/C। इसको ध्यान से देखो, ये फिर क्वालिटी फैक्टर आ गया। मीन्स क्वालिटी फैक्टर जो है, ये क्वालिटी फैक्टर था, वो किस पे डिपेंडेंट है, दोनों फ्रीक्वेंसीज के गैप जो प्लस जहां पर क्या आ रही है वैल्यूज, दो वैल्यू आ रही है, उनके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट करता है। अब मैंने एक सर्किट बनाया था आपका, ये सर्किट बनाया था मैंने ये छोटा बना रहा हूं उसका, ये सर्किट बनाया था मैंने कहा था ये सपोज न्यू1 था, ये न्यू2 थी, यहां से दोबारा बना रहा हूं भाई मैं इसको। मैंने अभी एक सर्किट बनाया, अभी एक ग्राफ बनाया था आपका, ये ग्राफ बनाया था। मैंने कहा था ये दो फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू1 थी, ये न्यू2 थी और ये न्यू आर थी। कहता वो किस किस पे डिपेंडेंट है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और दोनों के गैप पे डिपेंडेंट है। वो दोनों की जब रेशियो ली मैंने, वो दोबारा फिर वही आ गई है। इसलिए जो आपका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है वही आपकी क्वालिटी बताएगा। अब मैंने आपकी बैंडविड्थ को इन टर्म्स ऑफ जो सर्किट के पैरामीटर हैं उसके टर्म में बना दिया। तो वही मैंने आपको बनाकर दिखाया कि ये ग्राफ की शेप देना आपके हाथ में नहीं है, वो आपके सर्किट पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो तभी मैंने कहा था कि अगर R चेंज होगा, L और C फिक्स है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी, जो मैंने बनाया था अभी आपके पास। तो मैंने आपको रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट में वहां पर जाकर क्या क्या चेंजेस होंगी, उसका क्या क्या आपको आउटकम मिलेगी, उसकी मैंने बात की आपके साथ। अब एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर ये इंडक्टर है, इसके साथ भी कुछ रेजिस्टर लगा हुआ है। ये 1 माइक्रोफैरेड का है और ये 4.9 मिली हेनरी की है और ये 3.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है और ये 6.8 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चा जी, इस सारे को मैंने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से लगाया हुआ है जो 10 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बताई नहीं है उसने, और कहता है इस सारे को मैंने नाम दिया है बॉक्स P, इसको नाम दिया है मैंने कॉइल Q। ठीक है बेटा जी, राइट। कहता है एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, और एट रेजोनेंस क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P एंड Q निकालो। दो काम करना है भाई, एक तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालो, एक वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P एंड Q एट रेजोनेंस निकालो। दो काम करने हैं। तो पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये व्हाट इज ओमेगा R 1/LC रूट, और व्हाट इज न्यू R 1/2 पाई ओमेगा R निकाल लो पहले, दैट विल बी मोर बेटर। L कितना है बच्चा जी, 4.9 मिली हेनरी इनटू 10⁻³ C कितना है बच्चा जी, 10⁻⁻⁶। ठीक है, चेक करो ये क्या बनेगा सॉल्व करके, 49 इंटू 10⁻⁻10, ये ओमेगा R आ जाएगा अंडर के अंदर। ठीक है जी, इज इक्वल टू 10⁻⁵/7
रेडियन पर सेकंड। ये मैंने आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्योंकि मुझे बेटा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्रॉप वगैरह निकालने हैं तो जेड आई पी होता है, जेड में चाहिए, जेड में ओमेगा चाहिए होता है। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब ये दोनों सीरीज में आरसी सर्किट है, तो व्हाट इज इंपेडेंस? जेड का क्या हो जाएगा? इसको R1 मान लो बेटा जी, इसको R2 मान लो, दैट विल बी R1 स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। व्हाट इज R1 कितना है बच्चा जी? 3.2 का स्क्वायर प्लस XC 1/c ओमेगा 10⁻⁶ इंटू 10⁵/7। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 10⁻1/c ओमेगा, तो ये 10⁵/7। ठीक है जी, यही बनेगा, कुछ और बनेगा चेक कर लो। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चा जी? ये आ जाएगा 3.2 का स्क्वायर, 7 ऊपर चला जाएगा और एक 10 भी आ जाएगा प्लस 70 का स्क्वायर। तो ये फिर वही 70 आ जाएगा, रफली अप्रोक्सीमेटली 70 ओम्स आ जाएगा, चेक कर लो भाई। 4900 प्लस 9 क्या फर्क पड़ेगा, रफली वही आएगा। दिस इज जेड पी, व्हाट इज जेड क्यू? ये दोनों से आरएल सर्किट है बेटा जी, तो वो हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? 6.8 का स्क्वायर प्लस L ओमेगा। L कितना है बच्चा जी? 4.9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵/7 होल स्क्वायर। ये ऊपर भी बेटा स्क्वायर था, ध्यान रखना, जरा रह गया मुझसे लेवाना। इज इक्वल टू 6.8 का स्क्वायर प्लस ये 10⁻⁴ बन जाएंगे, तो रफ ये भी सॉल्व करके 70 आ जाएगा। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? हाँ जी, अब एग्जैक्ट करना 71 कर लो, कौन सी आफत आ गई है। 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब सीरीज में करंट कितना होगा? करंट क्या होता है बच्चा जी? हाँ जी, व्हाट इज IRMS? ERMS बाई जेड। तब जेड भी चाहिए मुझे, जेड भी निकालना पड़ेगा। लो जेड निकाल देते हैं, क्या आएगा जेड? जेड कितना है? रेजिस्टेंस 10 वोल्ट का लगा रखा है। रेजोनेंस की बात कर रहे हो, व्हाट इज एट रेजोनेंस? जेड कितना होता है बच्चा जी? रेजोनेंस की बात कर रहे हो, सॉरी, जेड कितना होगा रेजोनेंस के ऊपर? 10 ही आ जाएगा। तो व्हाट इज IRMS? 10/10 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। कोई डाउट हो बच्चा जी? क्योंकि एट रेजोनेंस बात कर रहे हो, रेजोनेंस के ऊपर XL बराबर L ओमेगा, वही तो कंडीशन निकाल के सारा काम किया मैंने। तो इंपेडेंस कितना होता है वहां पर? R के बराबर होता है। अब वो क्या पूछ रहा है? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस P क्या हो जाएगा? V इक्वल टू IR होता है, दैट विल बी IRMS इंटू ZP। तो कितना भाई? 1। Z कितना आ रहा है बेटा? 70। तो ये 70 वोल्ट का ड्रॉप है। व्हाट इज VQ? उसको मैंने क्या लिया है? 71 लिया है, तो 71 वोल्ट का ड्रॉप है। चेक कर लो बच्चा जी। एक क्वेश्चन दिया, उसने कहा है सर्किट में रेजोनेंस है, तो सबसे पहले मैंने रेजोनेंस वाली बात की। उस रेजोनेंस पे मेरे पास इंपेडेंस R के बराबर होता है, वहां से मैंने करंट निकाला, करंट निकाल के दोनों की वोल्टेज निकाल दी। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। ए की आपके पास इंडक्टेंस है 0.1 हेनरी की, ए की कैपेसिटर है 8 माइक्रोफैरेड का, ए की रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का, इसको आपने लगाया है 230 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग सोर्स के क्रॉस लगाया हुआ है। आपने फाइंड आउट क्या करना है? नंबर 1 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करनी है, नंबर 2 क्वालिटी फैक्टर एट
रेजोनेंस की बात करनी है। नंबर 3, आपने हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज निकालनी है कि कहां पर फ्रीक्वेंसीज आपकी पावर आपकी आधी हो जाएगी, मींस बैंड विड्थ निकालनी है इनडायरेक्टली। तो जब तो रेजोनेंस की बात है, बड़ी सीधी सी बात है भाई, व्हाट इज न्यू आर 1/2 पाई एल सी अंडर द रूट। तो 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट के अंदर एल कितना है बच्चा जी 0.1 0.1 इंटू दिस 8 इंटू 10⁻⁶। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो 10⁶ के +3 ऊपर चला जाएंगे, 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू ये 8/10 बनेगा, मीन्स 4/5 बनेगा। तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर √5 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1000 इंटू रफली 2.2, क्योंकि 22 इंटू 22 क्या होते हैं रफली 484 होते हैं, तो 5 ही आ गया। सो दिस इज 4 इंटू 3.14, ठीक है जी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली या 170 हर्ट्ज आ जाएंगे भाई। दिस इज योर न्यू आर। अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 170 आ जाएगा, मीन्स 170 के नजदीक आ जाएगा ये। तो देख लो, वैसे ही 250 बच जाएगा, 250/3 80 आएगा। रुको, हाँ ठीक है। तो ये 250 आ जाएगा, 250 इंटू 2.2 ये बन जाएगा आपका 550 बाय 3 रफली, तो 170 3.14 है तो 170 आ जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो निकल गई। अब मुझे क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस की बात करनी है। क्वालिटी फैक्टर कितना होगा, वो मेरा कितना होता है भाई? एक तो तरीका ये है कि मैं ω0 बाय गैप कर दूं ω2 - ω1, लेकिन एक मेरे पास फॉर्मूला और भी है। व्हाट इज Q 1/R L/c√। तो 1/R कितना है बच्चा जी 1/10। L कितना है बच्चा जी 0.18 इंटू 10⁻⁻⁶। कोई डाउट हो तो ये ऊपर जाके 10⁵ बन जाएंगे। या ऐसा करो ना बेटा जी, इसके अंदर भी ऐसी रूट के अंदर है ये, तो 1/10 एक डेसिमल को इसको मैं क्या कर लेता हूँ 10 करके 1/80 कर लूँगा इसको। तो मैं 1/80 और 10⁻, ऊपर चलेगा ये, तो ये 10⁻³ बाहर आ गए, 80 रूट के अंदर है, तो ये 100/80 रूट आ गया। ठीक है जी, 80 रफली 9 बन जाएगा, रफली 9, क्योंकि 81 का रूट 9 होता है। तो 100/9 11 पॉइंट, हाँ जी 9 1 जा 9, 10 9 1 जा 9, 11.1 आपका क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ये क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो, क्योंकि 1/R L/c अंडर द रूट, यही फॉर्मूला है मेरे पास क्वालिटी फैक्टर का इन टर्म्स ऑफ योर सर्किट पैरामीटर, इन टर्म्स सर्किट, यही फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है बच्चा जी, अब मुझे निकालनी है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। उसका फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास? उसका फॉर्मूला ये नहीं आया था अभी, ω1 इज इक्वल टू -R/2L प्लस R/2L का स्क्वायर माइनस 1/LC अंडर द रूट। चेक कर लो, ये तो आया था अभी आपके पास, अभी तो करके हटे हो आप। यहां वैल्यूज पुट कर दो, तो -10/2 इंटू 0.1 प्लस 10/2 इंटू 0.1 का स्क्वायर माइनस 1/LC। L कितना है भाई 0.1, C कितना है 8 इंटू 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लो। इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ये आपकी आ जाएगी 1069 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये देख लो ω1 आ रही है, और यहां से ν1 कितनी बन जाएगी 1069/2 पाई। ठीक है बच्चा, यही बनेगी। देख लो, यही फॉर्मूला है, क्योंकि ω2 पाई नहीं होता है, तो व्हाट इज न्यू ω/2 पाई। तो ये 170 हर्ट्ज आ जाएगी यहां से सॉल्व करके, 170 हर्ट्ज ν1।
ऐसे न्यू टू कहाँ निकाल देता हूँ, यहां निकाल देता हूं मैं न्यू टू, इनको रब कर देते, ये न्यू टू निकाल देता हूं यहां से। व्हाट विल बी ओमेगा 2, वो बन जाएगी आर बाई एल प्लस आर बाई 2l, सॉरी आर बाई 2l का स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस था भाई यहां पर, ध्यान हो तो आपको प्लस था ये, 1 बाई एल सी अंडर द रूट, और व्हाट विल बी ओमेगा 2, ये सॉल्व करके आ जाएगी रफली आती है ये 1169 आती है रफली 1169, क्योंकि वैल्यूज वही पुट करनी है सारी, और यहां से न्यू टू आ जाएगी 186 हर्ट्ज आ जाएगी, 186 हर्ट्ज आ जाएगी। ये गड़बड़ लग रही है मुझे, इसके अंदर गड़बड़, ये आपकी इसको चेक करोगे ये 178 हर्ट्ज आएगी भाई, मुझे कैलकुलेशन होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आएगी ये, हाँ बिल्कुल इन दोनों के बीच में आएगी बेटा जी ये, तो 1, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ तो ये 17, इसको रफली कर लेते हैं, चलो ये 4 किया, दिस इज 250 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाय 3.14, राइट, ये बन जाएंगे आपके, डेसिमल खत्म हो गया, 550 बाई 3.14, तो अगर ये 3 से करते हो तो रफली 170 से ऊपर 180 के करीब आ रही है, तो 178 आएगी, ठीक है बच्चा 178। अब जो बातें छोटी छोटी और करनी है मुझे, छोटी छोटी बातें करनी है, व्हाट इज गैप न्यू 2 माइनस न्यू 1, 186 माइनस 160 बराबर है 16 हर्ट्ज का गैप आ रहा है भाई। ग्राफ आपने ये बनाया था ऑन आइदर साइड, ये 170 आ रही है, सॉरी 178 आ रही है, तो ये 170 और ये 186, 8 का गैप है दोनों तरफ, 8 का गैप है दोनों तरफ, मैंने क्या कहा 8 का गैप है दोनों तरफ। अब क्वालिटी फैक्टर चाहो तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, राइट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, मैंने क्वालिटी फैक्टर ये भी लिखा था लास्ट में जाके, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा नोट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये कितना आ गया भाई दोनों का गैप, 1169 माइनस 1069, ठीक है जी, और ऊपर कितना आया हुआ है, ऊपर ओमेगा आर, यहां से निकाल सकते हैं ओमेगा आर, लो जी ओमेगा आर को द्वारा निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, 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 इसको रब कर लेते हैं और ओमेगा आर निकाल देते हैं, ये हमने निकाला हुआ न्यू आर, हम यहां से अब ओमेगा आर निकाल देते हैं, ठीक है बच्चा जी, ओमेगा आर निकाल देते हैं, दैट इज 1 बाई एल सी रूट, तो दैट इज 1 बाई एल 0.1 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻⁶ अंडर द रूट, सॉल्व करके आ जाएगा 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 8/10, ठीक है बच्चा जी, ये बन जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4 और √5, ठीक है जी, ये मैंने कहा था 10,000 आ जाएगा इंटू रूट का ये 2.2 बनेगा और डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है बच्चा जी, तो रफली कितना आ गया, ये 1100 आ गया, चेक कर लो 1100, लो जी 1100, अब सारा काम अप्रॉक्सीमेट चल रहा है, तो ये 1100 बटे 100 इज इक्वल टू 11 आ गया, सारा काम अप्रॉक्सीमेटली तो है, सारा काम कैलकुलेशन सारी मेरी, अगर मैं एग्जैक्ट करूँ तो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी, मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेट वर्ड लगाया सारी जगह पे, इसको भी अप्रॉक्सीमेट माना था मैंने, इनको भी मैंने कहा अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यूज आ जाएंगे, चेक कर लो, आप चाहो तो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज क्वालिटी फैक्टर से भी निकाल सकते हो और यहां से भी, और मैंने आपको क्रॉस चेक करके भी दिखा दिया, ये कोई डाउट हो बच्चा। तो आज हमने रेजोनेंस कहां स्टडी किया है, सीरीज सर्किट में स्टडी किया है। अब ये नाम ही बता रहा है कि रेजोनेंस तो पैरेलल सर्किट में भी होगी, वो एक अलग इश्यू है कि मैं उसको भी अपनी 12th क्लास में यूज नहीं करता, लेकिन डिस्कस उसको भी करेंगे ताकि आइडिया हमें होना चाहिए कि पैरेलल में वो कैसे काम करेंगे, ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे।